हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीएस स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार लर्न विद डीएस सर में। साथियों, आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। आज है साथियों हमारी रीजनिंग की पार्ट संख्या 84। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है दोस्तों। यदि इससे पहले की आपने 83 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर के पिछले पार्ट्स को भी देख लीजिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले पार्ट्स में कवर किए गए हैं। साथियों, आज हम एक बार फिर से रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक एवं बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज की इस क्लास में हमारे 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। तो आज की इस क्लास में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं उनमें से कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि षटकोण, त्रिकोण और ज्यामितीय आकृतियां में से कौन सा वेन आरेख बनेगा। यहाँ पर वेन आरेख का एक शानदार सा क्वेश्चन है। इसमें से 4 ऑप्शन में से बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इसके अतिरिक्त साथियों यहाँ पर अगर देखेंगे तो पाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अगर असम भारत से संबंधित है तो जोहानिसबर्ग कहाँ से संबंधित हो जाएगा, ये हमें बताना है। इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 की निम्नलिखित प्रश्न में गलत पद का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे रखी है जो कि हमें इसमें से बताना है सर इसमें से कौन सा ऐसा पद है जो कि गलत है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से इन सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और दोस्तों आपको बता दिया जाए कि ये जो अपनी रीजनिंग की क्लास है कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम होता है जिसमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है, जैसे कि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर, क्लर्क, राजस्थान पुलिस। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पैट तथा यूपी टेट और भी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है, जैसे आपकी बीएसएसएससी की परीक्षा, एचएसएसएससी की परीक्षा, या फिर आपकी यूकेपीएससी की परीक्षा, या फिर राजस्थान पटवार की परीक्षा, या राजस्थान पुलिस की परीक्षा, या फिर आपकी कोई अन्य परीक्षा जैसे मध्य प्रदेश पीसीएस है। इसके अतिरिक्त या फिर मध्य प्रदेश में पटवारी की परीक्षा होती है, उत्तर प्रदेश लेखपाल, ऐसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जिन सभी में रीजनिंग पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास शानदार साबित होने वाली है। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ। आज की अगली इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको डीएस सर ऑफिशियल नाम से चैनल मिलेगा, जहां पर आप इसमें ज्वाइन हो जाएंगे और आपको डेली के बेसिस पर प्रतिदिन पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि 2-3 दिन तबीयत खराब होने के कारण पीडीएफ नहीं डल पाई थी, लेकिन आज हमने वहां पर सारी पीडीएफ डाल दी है। तो आप उन पीडीएफ से भी पढ़ने का प्रयास कीजिए ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो। चलिए बिना किसी देरी के अब शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अगर असम का संबंध भारत से है तो जोहानिसबर्ग का संबंध किससे हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं असम के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि हम भारत के मूल निवासी हैं और असम क्या है, भारत में एक राज्य है। भारत का एक जो राज्य है उसका नाम क्या है दोस्तों, आप कहेंगे भारत का एक राज्य है उसका नाम असम है। क्या है साथियों, असम है। उसी प्रकार अगर हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की जोहानिसबर्ग की, तो जोहानिसबर्ग क्या ऑस्ट्रेलिया का है, दक्षिण अफ्रीका है, या फिर न्यूजीलैंड, या फिर वेस्ट इंडीज। तो आप पाएंगे जो जोहानिसबर्ग शहर है ये दोस्तों आपका कहाँ का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका का। याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका का जो स्टेट है इसका नाम है जोहानिसबर्ग। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। जिस प्रकार भारत का एक राज्य असम है उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका का एक राज्य है जिसका नाम है जोहानिसबर्ग। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि अगर ए जेड बी का संबंध सी वाई डी से है तो यहाँ पर ई एक्स एफ का संबंध किससे हो जाएगा। ये भी एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों इनका हम क्या करेंगे, इनका स्थानीय मान रखेंगे, यानी कि प्लेस वैल्यू रखेंगे, जिससे पता चलेगा इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। तो ए को अगर देखेंगे सर 1 पर होता है, जेड को पाएंगे आप 26 पर, और बी को देखेंगे तो 2 पर होता है। अगर दोस्तों हम देखें इस प्रश्न को, इसमें लिखा क्या गया है, तो आप देखेंगे सर इसको तो सी लिखा गया है, ए को सी लिखा गया है, यानी कि 3 लिखा गया है,
जेड को वाई लिखा गया है यानी कि 24 लिखा गया है, और आप देखेंगे डी यानी कि 4 लिखा गया है। ठीक है, इस तरह से लिखा है। तो अगर इस प्रश्न के लॉजिक की सर बात कर ली जाए, लॉजिक कौन सा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर तो +2 दिख रहा है, इसके बाद लास्ट में भी +2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे तो 26 में से -2 24 हो रहा है, यानी कि +2 -2 +2, ऐसा लॉजिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों क्या इस प्रश्न में हम किस तरह से इसमें सॉल्व कर सकते हैं, तो कहने का मतलब है सर पहले वाले में तो हमें +2 कर देना है। तो हम अगर ई जो कि 5 पर होता है +2 करेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर जी आएगा 7 पर आने वाला जो लेटर होता है जी होता है। तो अगर हम इस प्रश्न के ऑप्शन देखें तो एक ही ऑप्शन से हमें पता चल जाएगा कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि जी से शुरुआत होने वाला जो ऑप्शन है वो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं एक्स की, एक्स 24 पर होता है, इसमें क्या करना है -2 करना है। तो 24 में से -2 करेंगे तो क्या आएगा, अगर दोस्तों 24 में से -2 करें तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। यहाँ पर क्या गड़बड़ चल रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 26 है और y 25 पर है, यहाँ पर 25 है, देखिए यहाँ पर -1 है दोस्तों, यहाँ पर -1 है। तो इसी प्रकार हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें -2 नहीं करेंगे, -1 करेंगे, उसमें हमने पीछे मिस्टेक कर दी थी। तो इसमें क्या हो जाएगा -1, और x में से जब 1 जाएगा तो w बचेगा, और यहाँ पर लास्ट में +2 हो रहा है तो +2 करेंगे f में, f का मतलब होता है दोस्तों 6 में 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो GWH, इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। ठीक है, इस गलती को आप सुधार लेंगे, पीछे हमने थोड़े से ध्यान नहीं दिया, उसमें मिस्टेक हो गई थी। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि दिए गए प्रश्न को सार्थक क्रम में दर्शाइए। ये जो प्रश्न के 5 ऑप्शन हैं इनमें हमें बताना है साथियों इनका सार्थक क्रम क्या बनेगा। तो जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है रोग मुक्त, इसके अतिरिक्त डॉक्टर लिखा है, रोग लिखा है, निदान लिखा है और औषधि या दवा लिखा है। तो देखिए अगर बात कर लें रोग मुक्ति की, तो फिर है डॉक्टर, रोग है, निदान है, और इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ पर औषधि या दवा दे रखा है। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे, इसमें सबसे पहले कौन आएगा, तो सभी ऑप्शनों को अगर अच्छे से देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें एक बीमारी की चर्चा हो रही है, और बीमारी का मतलब है ऑप्शन नंबर 3, रोग से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। किससे, रोग से। इसके बाद जब आपको रोग हो जाएगा तो आप कहाँ पर जाएंगे, जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो कहाँ पर जाते हैं, आप कहेंगे सर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। किसके पास, याद रखेंगे, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब बीमार पड़ जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो दोस्तों डॉक्टर क्या करता है, इसका निदान करता है, यानी कि इसका इलाज करता है, इसका हमें बताता है किस तरह से इसका निदान हो सकता है, इससे छुटकारा मिल सकता है। तो डॉक्टर क्या बताएगा, निदान बताएगा। ठीक है, क्या बताएगा, निदान। ठीक है, निदान बताने के बाद अब क्या करेगा, पहले तो वो उपाय बता देगा, उसके बाद कुछ आपको दवाइयाँ भी पकड़ा देगा, तो वो कहेगा कि ले जाइए इस दवा को खाइए आपको सही हो जाएंगे, यानी कि 5वां नंबर आएगा औषधि चौथे स्थान पर। ठीक है, औषधि आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, औषधि आ जाएगा। ठीक है, औषधि हो गया। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आप कहेंगे जब औषधि खा लेंगे तो हम रोग मुक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे साथियों, रोग मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए 3 से शुरुआत 1 से अंत किस ऑप्शन की हो रही है। तो अगर दोस्तों हम इस प्रश्न को देखें तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा दे रखा है कि 3 से शुरुआत ऑप्शन नंबर 1 से अंत, यानी कि 3 2 4 5 1, 3 2 4 5 1, जो कि हमारा ये लॉजिक बन रहा था सार्थक क्रम में। तो इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगर इस प्रश्न की बात कर लें तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से एक है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं इस प्रश्न की, तो आप बताइए निम्नलिखित श्रृंखला में से, निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सा गलत पद है उसका चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे, सबसे पहले ऑप्शन से चेक करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन में बताएगा कौन सा गलत पद है, पता चले हम दूसरा ढूंढ रहे हैं और गलत पद कोई और है। तो 3 गलत हो सकता है जो कि यहाँ पर है, 6 गलत हो सकता है यहाँ पर है, 9 गलत हो सकता है यहाँ पर है, इसके अतिरिक्त 12 गलत हो सकता है जो कि यहाँ पर है, यानी कि 4 तो गलत हैं। ठीक है, इस तरह से अब देखिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के। अगर लॉजिक की दोस्तों हम बात कर लें तो इसमें जो लॉजिक चल रहा है वो अल्टरनेट लॉजिक चल रहा है, और 2 नंबर को छोड़ करके। देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप पाएंगे ये नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 2 नंबर छोड़ के ये आएगा, और उसके बाद अगला हमारा जो 2 नंबर छोड़ के आएगा वो नंबर यहाँ पर दिया नहीं है। इसके बाद अब आप देखेंगे तो दूसरे से शुरुआत करते हैं। इसके बाद 2 नंबर छोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि 3 से कहाँ पर जा रहा है दोस्तों, ये 6 पर जा रहा है। ठीक है, 3 से 6 पर गया, और 6 से कहाँ पर गया है, तो आप कहेंगे सर 12 पर गया है। इसके बाद कौन सा लॉजिक है, इसके बाद लॉजिक को आप एक बार फिर से समझिए। इसके बाद का जो लॉजिक है यहाँ पर 4 से शुरुआत करेंगे, 2 नंबर छोड़ेंगे 8 पर आएंगे,
और 8 के बाद 2 नंबर छोड़ेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। इसका मतलब समझिए आप दोस्तों, इसका मतलब समझिए, मतलब क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम कलर ले लेते हैं ग्रीन, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों जब हम कलर चेंज करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर जब 2 2 नंबर हमने छोड़े हैं, 2 से 4 आया है तो मल्टीप्लाई 2 हुआ है। उसके बाद 4 से क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए था। 4 से अगर मल्टीप्लाई दोस्तों 2 करें तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 8, लेकिन यहाँ पर 9 आया है। इसका मतलब क्या है, तो ये गलत हो सकता है। लेकिन इसके बाद आगे का लॉजिक क्या बन रहा है सर, वो तो बताइए। चलिए आगे का लॉजिक देख लेते हैं। आगे के लॉजिक अगर देखने जाएंगे तो दोस्तों पाएंगे कि 3 से 6 हुआ है, यहाँ पर 3 है, 3 से 6 हुआ है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई 2 हुआ है। उसके बाद 6 से अगर देखेंगे तो 12 हुआ है, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई 2 हुआ है। इसके बाद यहाँ पर 4 से देखेंगे तो 4 से हुआ है 8 तो मल्टीप्लाई 2 हुआ है। 8 से हुआ है 16 तो इसका मतलब मल्टीप्लाई 2 हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो लॉजिक है ये पहले, और इसको समझिए, पहले दूसरा नंबर देखेंगे, पहले से शुरुआत करते हैं 2 से। 2 का 2 गुना 4 और 4 का 2 गुना 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, आप कहेंगे सर 9 दे रखा है। गौर से समझिएगा इस श्रृंखला को, इसमें 9 दे रखा है, इस कारण जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर दे रखा है 9, यही हमारा दोस्तों इस प्रश्न का गलत उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, एक बार चाहो तो रिवर्स करके देख लेना ताकि आपको इस प्रश्न को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि प्रश्न शब्द का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर एक हमें प्रश्न शब्द दे रखा है जिसका नाम है क्वांटेंसेंस। क्या नाम है, याद रखेंगे, क्वांटेंसेंस नामक एक शब्द दे रखा है। इसका प्रयोग करके जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं। तो अगर हम देख लें ऑप्शन नंबर सी को, तो स्क्वाट लिखा है, तो स्क्वाट को आप देखेंगे तुरंत मिल जाएगा, SQO, यहाँ पर ओ तो कहीं पर है नहीं, ठीक है। कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ऐसा कह रखा है, क्या ऐसा कह रखा है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, देखिए यहाँ पर ओ नहीं है तो ये नहीं बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें क्वाइट, QU, उसके बाद I और आगे TE, तो ये तो क्वाइट मिल रहा है, यानी कि ये बनाया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी O है, इसका मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता है। और स्टीम में देखें तो यहाँ पर M लिखा हुआ है, ठीक है, और M हमें क्वांटेंसेंस में कहीं भी मिलेगा नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता है। तो इस प्रश्न को उसको ऐसा पूछना चाहिए था दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न शब्द का प्रयोग करके कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। देखिए 3 विकल्प तो दोस्तों बन नहीं रहे, लेकिन चौथा जो विकल्प है वो हमारा बन रहा है। इस कारण देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को जब आप देखेंगे, गौर से समझिएगा, ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वांटम सेंस में कहीं भी ओ नहीं है, इसमें भी कहीं भी ओ नहीं है, यहाँ पर कहीं भी एम नहीं है। इस कारण 3 विकल्प तो सरासर गलत है। तो ये प्रश्न को पूछने का तरीका गलत है, इसको नहीं के स्थान पर कर लीजिए कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से लुप्त पद का चयन कीजिए, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जब इस प्रश्न को दोस्तों हम गौर से देखेंगे, देखिए यहाँ पर जब इस प्रश्न को हम गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर एक बड़ा नंबर 27 है, यहाँ पर बड़ा नंबर 35 है और यहाँ पर बड़ा नंबर 36 है। कहने का मतलब है जब इस प्रकार के लुप्त पद के क्वेश्चन दिए जाएं तो आपको कोशिश करनी है कि छोटे छोटे नंबरों का प्रयोग करके आप बड़े नंबर की ओर चले जाएं। तो किस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर जा सकते हैं, किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको गौर से इसका लॉजिक समझना है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे 27, क्या इन 3 नंबरों का प्रयोग करके हम 27 ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों अगर हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 9 दूनी 18, एकम 18, ठीक है, तो ये तो 27 रहने से रहा, ठीक है, ये तो 27 नहीं बनेगा। अगर इसके बाद देखें 7 21 दूनी 42, लेकिन यहाँ पर 35 ही है, तो इस तरह का लॉजिक नहीं बन रहा है। तो इसका लॉजिक क्या है सर, देखिए नीचे नीचे नंबर आपस में प्लस कर देने हैं, ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए अगर 27 आपको लाना है तो पहले 9 और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई लगाएंगे, 2 1 3 हो जाएगा और 9 तिया का क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाले नंबर 7 है, इसका गुणा करेंगे 3 2 5 में, तो सर आप पाएंगे कि 35 आ रहा है, जो कि यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद दोस्तों पाएंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर इनमें से कौन से नंबर जोड़ें, इनमें से कौन से नंबर जोड़ें ताकि 4 का गुणा करने पर 36 आ जाए। देखिए 4 तो गुणा में है ऑलरेडी, और हम 4 में ऐसा कौन सा शब्द जोड़ दें, ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दें ताकि बराबर में हमारा 36 आ जाए। तो आप देखेंगे जब हमें 36 लाना है तो अगर इसको 4 को हम यहाँ पर भाग दे दें, सॉरी ये जो 4 का गुणा है ये भाग में चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा बचना चाहिए। देखिए अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 4 प्लस क्वेश्चन मार्क और बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, बराबर में हो जाएगा 36/4 मतलब 9, तो क्वेश्चन मार्क बराबर यहाँ पर 9 - 4, तो बराबर में 5 आना चाहिए,
यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों 5 रख देंगे, यही हमारा सही उत्तर है। अगर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 5 रख देंगे तो 5 4 9 चौके 36 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो। यहाँ पर एक समूह वर्ग दे रखा है, इसका कौन सा विकल्प ऐसा है जो इसका सदस्य है। जल्दी से आप इसको चुनने का प्रयास कीजिए, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों ताला, फिर लिखा है रोक, फिर लिखा है कसा हुआ। यानी कि ताला का मतलब क्या होता है, रोक का मतलब क्या होता है और कसा हुआ का मतलब क्या होता है। तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं ये जो हमारे नंबर दे रखे हैं ताला, रोक, कसा हुआ, ये इनका एक ही अर्थ होता है। यानी कि ताला अगर लगा देंगे तो कोई वस्तु, अगर जैसे हमारे कमरे में किसी को हमें बंद करना है तो ताला लगा देंगे, तो इसके बाद याद रखेंगे ताला लगा देंगे हम लोग, तो क्या करेंगे उस व्यक्ति को हम कमरे के अंदर रोक सकते हैं। उसके बाद रोकने का मतलब भी रोकना होता है। और अगर किसी व्यक्ति को रोकना है तो उसको बांध देंगे, तो बांध मतलब कस के बांध देंगे, कसा हुआ। इसका मतलब क्या है दोस्तों, उसको हम रोक सकते हैं। रोकने के जो तरीके होंगे, ताला लगाकर रोक सकते हैं, रोक तो सकते ही हैं। इसके बाद कसा हुआ रोक सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें इस प्रश्न को तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन सभी के समान दिखता है। तो आप पाएंगे खुला, देखिए हमें रोकना है तो खोलना तो है नहीं, गलत है। इसके बाद खिड़की, अगर हम उसको बेड़ेंगे और खिड़की अगर मेरी टूटी हुई तो वो खिड़की से भाग जाएगा, इसके मतलब द्वार, द्वार भी गलत है। तो मतलब क्या है, बंद। अगर हमें किसी को रोकना है तो हम उसको बंद कर देंगे, उसमें ताला लगा देंगे, उसको रोक लेंगे और उसको कस के बांध देंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा जो दिए गए वर्ग समूह है उसका सदस्य है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कह रहा है 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में है, सी का घर डी के पूर्व में है, डी का घर बी के किस दिशा में है, ये बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ए का जो घर है वो बी के पश्चिम में है, तो कहीं ना कहीं बी का अगर हम घर यहाँ पर बना दें, अगर बी का हाउस हम यहाँ पर बना दें दोस्तों, ये वाला बी का हाउस है, और बी के पश्चिम में जो हाउस बनेगा वो किसका बनेगा, आप कहेंगे सर बी के पश्चिम में हाउस बन जाएगा ए का। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद आगे कहा है बी का घर सी के दक्षिण में है, तो बी का जो घर है ये रहा बी का घर, बी का घर है ये किसके दक्षिण में है, तो प्रश्न में कह रखा है दोस्तों सी के दक्षिण में है। ठीक है, सी के दक्षिण में। आगे कहा है कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सी का घर डी के पूर्व में है, सी का घर जो दोस्तों है वो किसके पूर्व में है, आप कहेंगे डी के पूर्व में है। तो डी के पूर्व में कैसे बनेगा, अगर इधर से बना दें, अगर इधर इसका हम डी का घर यहाँ पर बना दें, तो डी का घर अगर हम यहाँ पर बना दें तो बताइए ये कौन सी दिशा में हो जाएगा, ये कौन सी दिशा में हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे डी के पूर्व में ये हो सकता है। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो डी के पूर्व में होगा। देखिए यहाँ पर इसको नीचे बनाते हैं, तो सबसे पहले जो घर बनाना है वो हमें बी का बनाना है। 1 मिनट, सबसे पहले हमें बी का घर बनाना है, ये रहा बी, इसका घर है, और इसके घर के पश्चिम में घर किसका है, तो आप कहेंगे इसका दोस्त है एक जिसका नाम है ए। ठीक है, उसके बाद बी का जो घर है, ये बी का जो घर है ये किसके दक्षिण में है, तो कहेंगे सर सी के दक्षिण में है, और सी का जो घर है वो किसके पूर्व में है, तो आप कहेंगे डी के पूर्व में है। तो इस तरह से ये चारों के घर बन जाएंगे। और कह रहा है डी से बी का घर किस दिशा में है, ये रहा डी, ये रहा डी, और डी से बी का घर जो है ये किस दिशा में है, तो आप पाएंगे ये जो दिशा होगी ये हमारी दक्षिण पूर्व होगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कथन निष्कर्ष का, कथन और तर्क का एक शानदार सा क्वेश्चन है। कथन पढ़िए, उसके बाद कथन के पढ़ने के अनुसार आप तर्क दीजिए। जो कथन में दे रखा है कथन के अनुसार आपको तर्क देना है, हाँ और नहीं में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो कह रहा है क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए, क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए, तो तर्क पहला कह रखा है कि नहीं किए जाने चाहिए, इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा हो जाएगा। देखिए अगर कोई क्षेत्र है वहां पर उद्योग धंधे लगाए जाएंगे तो क्या होगा, उस क्षेत्र में प्रदूषण तो बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर जो कंपनियां होंगी वो चलेंगी, उनकी चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं होगा उसमें प्रदूषण होगा। यानी कि पहला तर्क कह रहा है क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू करने चाहिए, तो कह रहा है नहीं करने चाहिए, इससे शहर में प्रदूषण का इजाफा होगा। तो उद्योगों से प्रदूषण का इजाफा होता है, इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए, तो इसमें कह रहा है हाँ, यहाँ रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। यानी कि हाँ यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। मतलब क्या है, अगर कोई कंपनी बनेगी तो दोस्तों वहां पर आपको रोजगार जरूर मिलेगा। भले ही आप सिक्योरिटी के रूप में वहां पर रोजगार कर सकते हैं, भले ही आप वहां पर कंपनी में कार वर्कर के रूप में रोजगार कर सकते हैं, या फिर सुपरवाइजर वगैरह के रूप में रोजगार कर सकते हैं। यानी कि अगर उद्योग लगाएंगे उसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको रोजगार मिलेगा, या एक नेगेटिव पॉइंट है कि उससे निकलने वाला जो धुआं होगा उससे क्या होगा,
उससे आपके प्रदूषण में इजाफा होगा। यानी कि दोनों के दोनों सही तर्क दे रखे हैं। तो आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे तो यहाँ पर दे रखा है तर्क 1 और 2 दोनों मजबूत हैं। दोस्तों तर्क 1 और 2 दोनों मजबूत हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, के ने एल से कहा तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, एल के से कैसे तरह से संबंधित है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा, के ने कहा है, के ने कहा कि तुम मेरे पति, मान लीजिए ये रहा के, ये रही के, क्योंकि के का जो पति होगा इनकी शादी करानी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका पति आएगा, इसको पॉजिटिव लगाएंगे। पति का दामाद कैसे बनेगा, अगर इस पति की एक पुत्री होगी और इस पुत्री का विवाह किसी से हो जाएगा, इस पुत्री का विवाह हो जाएगा यानी कि दामाद बन जाएगा और दामाद की बेटी हो। कह रहा है तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। क्या कह रही है कि तुम मेरे पति के दामाद, तुम मेरे पति के दामाद। दामाद कैसे बनेगा, क्योंकि इसकी बेटी होनी चाहिए। तो पति के दामाद की बेटी हो, तो ये बेटी कहाँ पर आएगी, ये बेटी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी माइनस में। तो कह रहा है एल के से कैसे संबंधित है। तो आप पाएंगे सर के से किसके साथ लगा है, से लगा है के साथ। तो के क्या कहेगा, के कहेगा कि ये मेरी बेटी और मेरी बेटी की जो बेटी होगी। देखिए मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था, जो बेटी की बेटी होती है वो नातिन आएगी, जो बेटी की बेटी होती है वो नातिन, और बेटा होगा तो नाती। अगर लड़के का लड़की होती, अगर लड़के की लड़की होती तो वो क्या होती, आपकी पोती हो जाती। और अगर वो लड़के का लड़का होता तो आपका पोता हो जाता। अगर लड़की के पक्ष में आएगा तो नाती नातिन में आता है। तो एल के की क्या है दोस्तों, आप पाएंगे सर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है एल के की नातिन है। एल के की दोस्तों नातिन है, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है निम्नलिखित उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति से फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। ये आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। इसमें कहा है कि किसको नहीं बनाया जा सकता है। तो अगर बात कर लेते हैं इस प्रश्न की, तो देखिए जो घन होता है या पासा होता है, जब ओपन डाइस आता है, ये एक ओपन डाइस का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको घन दे रखा है, याद रखेंगे ओपन डाइस का क्वेश्चन है। ओपन डाइस में एक बात याद रखनी है कि प्रत्येक तीसरी सतह, कई बार मैंने आपको बताया कि जो प्रत्येक तीसरी सतह होती है दोस्तों, जो प्रत्येक तीसरी सतह होती है ये क्या होती है दोस्तों, याद रखेंगे एक दूसरे के अपोजिट होती है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रत्येक तीसरी सतह कहाँ पर बनेगी, ये वाली। इसके बाद अगली तीसरी सतह कहाँ पर आएगी, ये वाली, इसको समझिए इससे। ठीक है, उसके बाद अगली तीसरी सतह कहाँ पर आएगी, तो आप पाएंगे यार ये वाली। ठीक है, इस तरह से बन जाएगी, यानी कि डबल लाइन के अपोजिट में आएगा हमारा ये वाला सर्कल। उसके बाद आप देखेंगे स्टार है जो उसके अपोजिट में 4 बिंदु वाला बॉक्स आएगा। कौन सा, ये 4 बिंदु वाला बॉक्स आएगा इस तरह से। ठीक है, 4 बिंदु वाला बॉक्स हो गया। उसके बाद जो हमारा क्या दे रखा है, आप पाएंगे डॉट, जो डॉट दे रखा है, डॉट के अपोजिट में केवल वो ऐसा आकृति आएगा। तो दोस्तों अब इसको हमें क्या बनाना है, घन बनाना है या फिर एक पासा बनाना है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी घन बनाए या पासा बनाए तो दो आकृति ना तो कभी एक साथ छिप सकती हैं और ना ही एक साथ दिख सकती हैं। तो हमसे पूछा क्या है, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, स्टार और 4 डॉट वाली आकृति है। तो दोस्तों देखिए ये दोनों की दोनों एक साथ दिख रही हैं, ये दोनों की दोनों एक साथ दिख रही हैं और अपोजिट है। इसका मतलब ये गलत है, ये हम नहीं बना सकते हैं। इसके बाद देखिए हमसे क्या पूछा था, नहीं बना सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही उत्तर हो जाएगा। क्या दोस्तों आगे चेक करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 लाइनें हैं, 2 लाइनों के अपोजिट में सर्कल है, कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखेंगे जो प्लस है, जो हमारा ये प्लस वाला दे रखा है, इसके अपोजिट का डॉट है, क्या कहीं दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद स्टार, देखिए ये 2 लाइन है, ये स्टार, ये हमारा एक स्क्वायर शेप का। ठीक है, तो इस तरह से ये हम बना सकते हैं। इसके बाद देखिए ये स्टार, सर्कल और स्क्वायर शेप। तो देखो यहाँ पर स्टार, एक मिनट, सर्कल, स्टार और स्क्वायर शेप, यानी कि इसको भी हम बना सकते हैं। तो आप पाएंगे कि ये भी बनाया जा सकता है। इसके बाद ये वाला शेप ये दे रखा है, इसके बाद सर्कल ये दे रखा है, इसके बाद ये वाली आकृति तो ये दे रखी है, यानी कि ये इस दिशा में तीनों बनाए जा सकते हैं। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भी हम बना सकते हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये दोनों आकृति एक साथ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक कहा जाए, राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील कहा जाए, वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। देखिए बेसिकली अगर हम देखें, वैसे जो बात है, अगर अपराधियों के पकड़ने की बात आती है, किनकी, अपराधियों की, कोई अपराध करता है तो उनको कौन पकड़ता है, तो जो अपराधी होते हैं, जो अपराधी होते हैं इनको कौन पकड़ता है, आप कहेंगे सर पुलिस पकड़ती है। कौन पकड़ती है, पुलिस। लेकिन इस प्रश्न में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो पुलिस है उसको शिक्षक कहा गया है।
तो इस स्थिति में इस प्रश्न में जो शिक्षक होंगे वो अपराधी को पकड़ेंगे, क्योंकि पुलिस को क्या कहा गया है दोस्तों, शिक्षक कहा गया है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में दोस्तों हमसे कहा है कि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस है। तो इस समीकरण का सही उत्तर क्या होगा। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। तो आप पाएंगे सबसे पहले 35 लिखा है, 35 के बाद में 7 लिखा है, फिर 5 लिखा है और फिर से 5 लिखा है और आगे हमारा 6 लिखा है। अब क्वेश्चन के कहे अनुसार हम सिंबल को चेंज कर देते हैं। तो जो प्लस है उसका अर्थ क्या है, डिवाइड है। ठीक है, पर प्लस का अर्थ हो गया डिवाइड। उसके बाद जो माइनस है उसका अर्थ क्या है, तो आप पाएंगे सर गुणा है। ठीक है, माइनस का अर्थ गुणा है क्योंकि ये दूसरी लाइन में दे रखी है। उसके बाद आया है भाग, तो भाग का अर्थ क्या कहा है, भाग का अर्थ दोस्तों प्लस का है और गुणा का अर्थ माइनस का है। तो अब बताइए इसको सॉल्व करते हैं बोर्ड मास का प्रयोग करके। तो कैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 सते 35, ठीक है, 7 पंचे 35, गुणा में 5, प्लस में 5 और माइनस में 6। तो आप कहेंगे पचम के 25, पचम के 25 और यहाँ पर 5 प्लस होगा और यहाँ पर 6 माइनस होगा। तो आप कहेंगे सर 24 हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्या होगा, 24। और ऑप्शन नंबर सी में हमें 24 दे भी रखा है। इस तरह से हमारा 24 सही उत्तर बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग स्थित हैं। क्या बताने हैं, हमें स्क्वायर बताने हैं। क्या बताने हैं दोस्तों, स्क्वायर बताने हैं, इसको याद रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न की, कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको एक ट्रिक बता दें, यहाँ पर आपको अगर हम दोस्तों एक ट्रिक बता दें तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली अगर हम इसको देखें तो आप कहेंगे सर इसमें एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है। उसके बाद अगर इसको हम 20 से काट देते हैं, अगर हम 20 से काट देंगे तो अब आप बताइए कितने स्क्वायर मिलेंगे। तो आप कहेंगे सर एक स्क्वायर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक है, कितने स्क्वायर हो गए सर, 4। लेकिन क्या 4 है, नहीं दोस्तों, यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर एक और है, क्योंकि यहाँ पर जो ये सबसे बड़ा वाला स्क्वायर है ये अभी तक हमने काउंट नहीं किया है। तो इस आधार पर ये हमारे कितने पाएंगे, यहाँ पर हम पाएंगे टोटल 5 स्क्वायर बनेंगे। कितने, याद रखेंगे 5। कैसे बनेंगे, देखिए एक सबसे बड़ा वाला अभी जोड़ेंगे 4 में तो आप कहेंगे सर 5 बनेंगे। ठीक है, ये हो गए 5 हमारे। लेकिन अब इस प्रश्न को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको उसी तरह की आकृति दिखाई देगी जैसी अभी हमने बताई थी। कौन सी आकृति, यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को अगर गौर से देखेंगे तो ये एक आकृति दिखाई दे रही है। एज इट इज आकृति क्या दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे इस आकृति में हमें 5 प्राप्त हो जाएंगे। क्या, कितने प्राप्त हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 5 प्राप्त हो जाएंगे। क्या इसके अतिरिक्त और आकृतियां दिखाई दे रही हैं ऐसी, तो देखिए यहाँ पर अगर आप दोस्तों गौर से देखेंगे, अगर इस प्रश्न को आप लोग गौर से देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए और इसी कलर से हम उसको बनाते हैं एज इट इज आकृति को। तो आप कहेंगे ये आकृति, गौर से देखिएगा ये वाली आकृति। अगर अंदर की हम भूल जाएं तो आप कहेंगे इस आकृति से भी हमें 5 मिल जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 5 और प्लस में 5 तो हो जाता है 10। और ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नहीं, ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। अभी इसके बाद और भी त्रिभुज हमें और भी हमें स्क्वायर यहाँ पर पता चलेंगे। कौन कौन से, देखिए कलर चेंज करते हैं यहाँ पर रेड कलर से, और रेड कलर से चेक करेंगे तो यहाँ से आएंगे इस तरह से। एक हमें स्क्वायर ये मिलेगा और दूसरा स्क्वायर साथियों ये वाला मिलेगा। तो इस तरह से कहेंगे सर +2 और कर दीजिए और इस तरह से हमारे 12 सही उत्तर है। तो 12 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है जो कि सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर बेन आरेख का शानदार सा क्वेश्चन। कह रहा है षटकोण, त्रिकोण और ज्यामितीय आकृतियों में बताइए कौन सा बेन आरेख बनेगा। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न की बात करते हैं तो देखो एक इसको लॉजिक सॉल्व करने का एक ऐसा भी होता है कि अगर षटकोण को उठाएं तो षटकोण के अंतर्गत क्या त्रिकोण आता है और त्रिकोण के अंतर्गत क्या ज्यामितीय आकृतियां आती हैं, तो आप कहेंगे नहीं आती हैं। इसके बाद त्रिकोण को उठाते हैं तो त्रिकोण के अंतर्गत क्या ज्यामितीय आकृतियां आती हैं, आप कहेंगे नहीं आती हैं, क्योंकि सर ज्यामितीय आकृतियों के अंतर्गत त्रिकोण आता है। तो इस तरह से क्या बनेगा, इससे बनाएंगे पहले ज्यामितीय त्रिकोण जो पहले आपकी ज्यामितीय आकृतियां होंगी उसके अंतर्गत त्रिकोण आएगा, उसके बाद ज्यामितीय आकृतियों के अंतर्गत षटकोण आएगा। तो आप समझिए कैसे इसका लॉजिक बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे षटकोण। क्या लिखेंगे हम दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे षटकोण। ठीक है, ये हो गया षटकोण। तो षटकोण के लिए एक सर्कल बना देंगे, उसके बाद एक सर्कल त्रिकोण के लिए बना देंगे, क्योंकि जो भी आपके ट्राइंगल होंगे क्या वो 6 आकृति के हेक्सागोनल होते हैं, यानी कि जो हमारे षटकोण होते हैं क्या वो त्रिकोण षटकोण होते हैं, क्योंकि षटकोण में 6 कोण होंगे, त्रिकोण में 3 कोण होंगे। और इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है ये दोनों जो आएंगे ये आपके किसके अंतर्गत आएंगे, ये ज्यामितीय आकृतियों के अंतर्गत आएंगे, यानी कि ज्योमेट्री के अंतर्गत। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएंगी, ज्यामितीय आकृतियां। तो इस तरह के उत्तर कौन से प्रश्न में दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहेंगे इस तरह के उत्तर हमें प्रश्न नंबर 4 में दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने बनाया कुछ अजीब तरह से है, लेकिन आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, पहले एक बड़ा सा सर्कल, इसके अंदर 2 छोटे छोटे सर्कल,
एक हो जाएगा हमारा ट्राइंगल का, किसका, ट्राइंगल का, और एक हो जाएगा हेक्सागोनल का, किसका, हेक्सागोनल का। कुछ इस तरह से हमारा बनता है हेक्सागोनल, ठीक है, यानी कि 6 आकृतियों वाला। 1 मिनट, ये यार बन ही नहीं रहा है, ठीक है, ये हो गया हमारा हेक्सागोनल, ठीक है, ये हमारा हेक्सागोनल हो जाएगा, ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर षटकोण है और सबसे बड़ा ज्यामितीय आकृतियों का। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 15 प्रश्न। आशा करते हैं आज के टॉप 15 प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। यदि आज की ये जो क्लास है ये पसंद आई है तो एक बार से सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कीजिए। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। इस तरह के निरंतर जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पर चल रहे हैं पिछले 84 दिन से। मेरी 2 दिन के लिए तबीयत जरूर खराब हुई थी, उन 2 दिनों के बीच ये प्रैक्टिस सेट नहीं हुए, लेकिन लगातार मैंने पिछले 84 दिन से आपको प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। और यदि आपको इस तरह की निरंतर प्रैक्टिस सेट से जुड़ना है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।